कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट थर्ड है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक का। और इसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मेथड्स को समझेंगे, जिसमें अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड और CAPM मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इनको समझेंगे, इनकी कैलकुलेशन को देखेंगे और इन पे एक एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। इससे पहले के पार्ट में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जान चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखते हैं। मेजर मेथड्स इसके अर्निंग प्राइस मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड कहा जाता है, डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड यील्ड मेथड कहा जाता है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। दरअसल इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ डेट में जाना था कि डेट पे जो इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा पे किया जाता है और इंटरेस्ट के अलावा अन्य जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो सब कॉस्ट ऑफ डेट होता है। ऐसे ही प्रेफरेंस में भी हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि ये पहले से ही तय होता है, तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ये मेजर उनकी कॉस्ट का पार्ट होता है और इससे कॉस्ट ऑफ डिविडेंड हम निकाल सकते हैं। लेकिन इक्विटी के मामले में क्या होता है कि जो इक्विटी होती है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी में, उस इक्विटी पे क्या डिविडेंड दिया जाता है ये कभी भी तय नहीं होता है। जब कभी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से डिविडेंड दिए जाने का डिसीजन लिया जाता है और उसमें भी ये श्योर नहीं होता है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही डिविडेंड के तौर पे बांटा जाएगा या नहीं बांटा जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जानना औरों से थोड़ा सा टिपिकल रहता है और इसके लिए विभिन्न मेथड अपनाए जाते हैं। ये मेथड उनकी अर्निंग के अलग अलग एनालिसिस के आधार पे होते हैं। अर्निंग प्राइस मेथड ये देखता है कि इक्विटी की जो अर्निंग है, जो इक्विटी की अर्निंग है मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट्स, जिनमें से सारे एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिए जाएंगे, तो जो प्रॉफिट बचा हुआ रहता है वो अर्निंग रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। उस इक्विटी की अर्निंग मान लिया जाता है और उसी के आधार पे कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाता है। डिविडेंड प्राइस मेथड कहता है कि पूरी अर्निंग नहीं, अर्निंग का जितना पार्ट डिविडेंड के तौर पे एक शेयर होल्डर को मिलता है वो कंपनी के लिए इसकी कॉस्ट होती है और शेयर होल्डर के लिए वो इनकम होती है। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड कहता है कि केवल डिविडेंड ही नहीं, कोई भी इन्वेस्टर जब कभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी डिविडेंड को साल दर साल उसको बढ़ाती चली जाएगी, क्योंकि कंपनी से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाएगी। तो यहाँ पे डिविडेंड के साथ साथ उसमें एक ग्रोथ को भी माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि शेयर होल्डर इसे प्राप्त करेगा, तो शेयर होल्डर की वही इनकम होगी और कंपनी के लिए वही कॉस्ट होगी। तो इसके आधार पे कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। और नेक्स्ट मेथड है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। इसमें ये देखा जाता है कि जो रिटर्न मिलता है कंपनी को, क्योंकि उसमें रिस्क हमेशा जुड़ी रहती है और रिस्क का असर पड़ता है, रिस्क की वजह से प्रॉफिट बढ़ भी सकते हैं और प्रॉफिट घट भी सकते हैं। मार्केट में जो रिस्क होती है उसका असर हर एक संस्था पे पड़ता है, तो इसलिए एक संस्था में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अर्निंग पे भी इसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे उस रिस्क को, उस जोखिम को भी शामिल किया जाता है और इसके अनुसार जो रिटर्न मिल सकता है शेयर होल्डर को उसकी गणना की जाती है, वही कंपनी के लिए कॉस्ट रहता है। तो एक एक करके समझते हैं सभी को। सबसे पहले देखते हैं अर्निंग प्राइस मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में इक्विटी शेयर की कॉस्ट, यानी कि शेयर होल्डर की इनकम और कंपनी की कॉस्ट, क्योंकि जो शेयर होल्डर को इनकम मिलेगी वही कंपनी पे करेगी, तो कंपनी के लिए वही कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यह फॉर्मूला इस आधार पे काम करता है कि अर्निंग पर शेयर कितनी अर्निंग मिलेगी एक शेयर होल्डर को अपॉन मार्केट प्राइस। मार्केट में शेयर का प्राइस क्या है
और इंटू 100। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, EPS अर्निंग पर इक्विटी शेयर और MP मार्केट प्राइस। इसको ऐसे समझें जैसे मान लीजिए मैं कंपनी में किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं और कंपनी में मुझे पता चला कि इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 200 रुपये है, 200 रुपीज है। मैंने पता किया कि कंपनी डिविडेंड क्या देती है, तो पता चला कि कंपनी का जो डिविडेंड मेथड में डिविडेंड देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि अर्निंग प्राइस है तो मैंने पता किया कि कंपनी का जो अर्निंग है पर शेयर वो कितना है। तो मुझे प्रीवियस जो डेटा थे उनको देख करके एक आइडिया हो गया कि कंपनी की पर शेयर अर्निंग तकरीबन 40 रुपए हो सकती है, 40 शेयर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं मार्केट से एक शेयर खरीदूं, इसलिए मार्केट प्राइस यूज किया जाता है, मार्केट से अगर मैं एक शेयर खरीदूं तो 200 रुपए में मिलेगा और उस पे एक शेयर पे कंपनी की जो अर्निंग हो रही है पर शेयर अर्निंग वो 40 रुपए है, तो मेरी जो अर्निंग होगी वो होगी 40/200 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज निकल आएगा, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये कितना आ जाता है, ये 20% आ जाता है, यानी कि जो 20% है वही कंपनी के लिए इक्विटी की कॉस्ट है और मेरे लिए एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए ये इनकम है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझ लेते हैं। सपोज करिए अर्निंग पर शेयर दिया है 12 रुपये, कंपनी का पर शेयर अर्निंग। ये कंपनी के जो वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो किसी भी कंपनी का जो पिछला अर्निंग पर शेयर है वो वहां पे मिल जाता है, उससे जानकारी हो जाती है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है जितने रुपए का कंपनी ने शेयर इशू किया। फेस वैल्यू का केवल रोल ये रहता है कि इस पे कभी डिविडेंड की कैलकुलेशन की जा सकती है। फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू किया जाता है तब फेस वैल्यू ध्यान में रखी जाती है। इसके अलावा एक्चुअल में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फेस वैल्यू से कभी लेना देना होता नहीं है, उनको मार्केट से जितने रुपए में मिलता है उनका इन्वेस्टमेंट उतने रुपए होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ये वो वैल्यू होती है जिस पे मार्केट में शेयर हमको मिल सकता है या जिस वैल्यू पे हम मार्केट में शेयर को बेच सकते हैं। तो वास्तव में एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यह महत्वपूर्ण होती है शेयर की मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसको यही इन्वेस्टमेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इंटू 100 निकालेंगे, तो इस केस में ये 8% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे डिविडेंड प्राइस मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड भी कहते हैं। यील्ड का मतलब अर्निंग होता है, मतलब डिविडेंड की जो अर्निंग है, कमाई है, वो मेथड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब इस मेथड से निकालते हैं डिविडेंड प्राइस से, तो इसमें अर्निंग प्राइस पर शेयर की जगह डिविडेंड पर शेयर देखा जाता है। अर्निंग पर शेयर की जगह डिविडेंड पर शेयर देखा जाता है अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। इसमें एक इन्वेस्टर शुद्ध तौर पे ये जानता है कि अगर मैं मार्केट में 200 रुपए लगाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। देखिए अर्निंग पर शेयर जो होती है वो तो कंपनी की टोटल अर्निंग पे निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने 4 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए, किसी कंपनी ने 4 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए और सपोज करिए ये प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट, टैक्स या प्रेफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद है, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो अवेलेबल है केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो 4 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है, अब हम देखेंगे पर शेयर कितना होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के हमने पता किए तो पता चला 10,000 रुपए हैं। तो 10,000 से इसको डिवाइड किया 4 लाख को, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40 रुपए। तो यहाँ पे हमने ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की है EPS। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी को जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुए हैं ये पूरे के पूरे बांट दिए जाएंगे। हमने पता किया तो पता चला कि कंपनी 2 लाख रुपए अपने रिटेन्ड अर्निंग में रखेगी, जिसमें से कंपनी 2 लाख ही डिविडेंड बांटेगी। या सपोज करिए कंपनी इसमें से 3 लाख रुपए रिटेन करेगी अपने रिजर्व्स के लिए, 1 लाख रुपए बांटेगी। तो जितना कंपनी बांटेगी इसमें से अर्निंग जो अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें से लेस कर दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग का। मान लो कंपनी ने 3 लाख रुपए रिटेन कर लिए अपने फ्यूचर के लिए, तो कंपनी एक्चुअल में शेयर होल्डर को देगी कितना पैसा, तो वो जो मिलेगा उसको कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड के तौर पे यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड वो होगा केवल 1 लाख रुपया। तो जो 1 लाख रुपया अवेलेबल होगा डिविडेंड के लिए पर शेयर, जब इसको चेक करेंगे, चूंकि 10,000 शेयर हमने एज्यूम किए, तो इसका मतलब पर शेयर जो डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे वो मिलेगा 10 रुपीज। तो इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर 10 आया। और जब हम इस मेथड से डिविडेंड प्राइस मेथड से कॉस्ट जानना चाहते हैं इक्विटी की,
तो हमें ये देखना होगा कि एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा कितना। तो एक शेयर पे डिविडेंड मिला 10 रुपये और इसका जब हम निकालेंगे कॉस्ट तो 10/200, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर को तो 200 रुपये का ही मिलेगा शेयर, तो 10/200 और इंटू लिखेंगे 100। तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये आ जाता है 5%, यानी कि 5% ही डिविडेंड के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE का मतलब, DPS का मतलब डिविडेंड पर इक्विटी शेयर और MP का मतलब मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। इसके लिए एक एग्जांपल सोल्ड, डिविडेंड पर शेयर 1.50, फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है शेयर की, मार्केट वैल्यू 15 है, तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज, और हमें पता है कि ये जो हम कॉस्ट निकालते हैं ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, ना कि फेस वैल्यू पे। और जो डिविडेंड पर शेयर है वो 1.50 है, तो इसकी जब कॉस्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.5/15 इंटू 100, यानी कि 10%। नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। इसमें डिविडेंड मेथड की तरह ही कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन बाद में ग्रोथ का 1% और जोड़ दिया जाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ये तो डिविडेंड पर शेयर की तरह, डिविडेंड मेथड की तरह कॉस्ट आ गया, प्लस इसमें ग्रोथ का 1% जोड़ दिया जाता है। ग्रोथ का परसेंटेज क्या होता है? ये एक शेयर होल्डर की वो एक्सपेक्टेशन होती है, जो वो एक्सपेक्ट करता है किसी कंपनी से कि कंपनी आज जो अर्निंग कर रही है भविष्य में इसमें जरूर वो ग्रोथ करेगी। और अगर सपोज करिए हमारी उम्मीद ये है कि कंपनी सालाना 5% ग्रोथ करती रहेगी, तो ये जी जो है इसकी जगह 5% जोड़ दिया जाएगा। इसको फॉर्मूले रूप में देखते हैं। यहाँ पे KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, DPS का मतलब डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, MP का मतलब मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, G का मतलब एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड। एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर 90 रुपीज, डिविडेंड पर शेयर 4.50 रुपीज और ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 7% पर एनम, ये अज्यूम्ड है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड पर शेयर यानी कि 4.50, और इसके बाद मार्केट प्राइस कितना है 90 रुपीज है, और इंटू 100, तो यहाँ तो डिविडेंड मेथड से कॉस्ट आई, प्लस इसमें ग्रोथ का 7% और जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा ग्रोथ मेथड में वो 5% प्लस 7% यानी कि 12% आ जाएगा। ये जो मेथड थे अभी तक हमने अप्लाई किए, ये तब अप्लाई होते हैं जब किसी कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि वो पहले से चल रही होती है, उसके शेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हमें मार्केट में मार्केट प्राइस पता चल जाता है। अगर कोई नई कंपनी है जिसके शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसका रेट अभी मार्केट से पता नहीं चल रहा है, और उसकी अगर कैलकुलेशन करनी पड़े हमें, तो मार्केट प्राइस की जगह हम इसमें नेट प्रोसीड को लेंगे, यानी कि शुद्ध प्राप्ति पर शेयर जो हो रही है उसको यूज किया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू को शेयर को। सारे फॉर्मूलेज में जैसे हमने यहाँ पे अगर मान लो ये नई कंपनी होती और इसमें पर शेयर हमें 10 रुपीज मिल रहा है, तो हम मार्केट प्राइस जो यहाँ पे वैल्यू ली है, इस मार्केट प्राइस की जगह हम 90 ना लेकर के अगर 10 रुपए पर शेयर कंपनी को शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं एक शेयर से, तो 10 रुपए ही आते। अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, और अगर प्रीमियम मिल रहा होता है इस पे 20%, तो 2 रुपया प्रीमियम जोड़ करके टोटल 12 रुपए आते, तो नेट प्रॉफिट 12 लिया जाता। ये केवल नई कंपनी के केस में होता है, जिनके मार्केट का प्राइस हमें नहीं पता चलता है। नेक्स्ट मेथड है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। ये मेथड यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, और ये मॉडल ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट। क्योंकि हम कंपनी से जो रिटर्न की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है वही रिटर्न हमें आ जाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदलेगी या न बदलेगी, ये डिपेंड करता है रिस्क पे, और रिस्क जो होती है वो सिस्टमैटिक भी हो सकती है और अनसिस्टमैटिक भी हो सकती है। सिस्टमैटिक रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, और ये रिस्क वो रिस्क होती है जिसको कोई संस्था अवॉइड नहीं कर सकती है अपने दम पे। क्योंकि ये मार्केट से जुड़ी हुई रिस्क होती है, जिस पे एक कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल है पॉलिटिकल डिस्टरबेंस। अब अगर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस किसी देश में हो जाता है, अचानक कोई ऐसे हालात बनते हैं या इकोनॉमिक डिस्टरबेंसेस होते हैं पूरे देश में, तो उसका असर सभी
फर्म पे, सभी कंपनियों पे समान रूप से पड़ता है। तो ऐसी जो रिस्क होती है उसको सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं या नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क कहते हैं, क्योंकि इस रिस्क से हम बच नहीं सकते हैं, इससे हम उबर नहीं सकते हैं कोई एक संस्था अपने मैनेजमेंट के माध्यम से। अनसिस्टमैटिक रिस्क या डाइवर्सिफाइएबल रिस्क ऐसी रिस्क होती है जो सभी संस्थाओं पे नहीं पड़ती है, यानी कि पूरे मार्केट पे नहीं रहती है, मतलब इसमें कोई कॉमन कॉज नहीं रहता है, बल्कि एक कंपनी को या एक संस्था को ही प्रभावित करती है। ऐसी रिस्क को अगर इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो वो ऐसी रिस्क से बच सकता है अगर वो कई संस्थाओं में अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दे। तो जरूरी नहीं है कि सारी संस्थाओं में लॉस होगा, अगर एक संस्था की वजह से कोई लॉस होगा तो बाकी संस्था से उसको अर्निंग बनी रहेगी। तो ऐसी रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, मतलब उस रिस्क को बांटा जा सकता है। इसमें सीएपीएम में यूज किया जाता है सिस्टमैटिक रिस्क का, इसका वेटेज इसमें रखा जाता है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर होती है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, यहाँ पे एक एक को डिस्कस करेंगे। के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और रिस्क फ्री रेट का मतलब वो रेट होता है जिसके बारे में ये एक्सपेक्टेशन होती है तो कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैंने देखा कि मार्केट में अगर मैं पैसा लगाऊं तो रिस्क फ्री रेट कितना होगा। तो अगर मैं आरबीआई में इसके लिए एक बेस लेके चलता हूं, मतलब कोई भी इन्वेस्टर है वो बेस लेता है ऐसी सिक्योरिटी का जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड जो कि आरबीआई भारत सरकार की तरफ से जारी करता है, अगर मैं ऐसे बॉन्ड में पैसा लगा दे रहा हूं तो उसमें जो रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं है। सपोज करिए आरबीआई अपने बॉन्ड इशू करता है और आरबीआई कहता है कि वो 3% पर एनम का इनकम देगा, तो मैं कहूंगा कि ये जो 3% है ये रिस्क फ्री है। अगर मैं आरबीआई के बॉन्ड खरीद लूं तो 3% तो वहां से भी कमा लूंगा। अब कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो किसी कंपनी में तब लगाता है जब उसको उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी में उसे कुछ ज्यादा मिलेगा। तो पर्टिकुलर किसी कंपनी में जो मिल सकता है उसको वो उस कंपनी की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग होती है उसका पता लगाता है। अगर उस कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ज्यादा होती है तो उस कंपनी में वो पैसा लगाएगा, और ज्यादा नहीं होंगी तो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो यानी कि जब 3% से ऊपर उसको रिटर्न मिलेंगे तभी वो आगे जाएगा। तो उसके लिए अब हमें क्या होगा, कंपनी की रिटर्न देखनी होंगी, और कंपनी की रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट रिटर्न, यानी कि जिस मार्केट में जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं वहां से कितना रिटर्न की उम्मीद है। सपोज करिए वहां से उम्मीद है उस कंपनी से 10% के रिटर्न मिलने की, तो मैं कहूंगा कि 10% मुझे उस कंपनी से मिल सकता है। फिर मैं देखूंगा कि एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, मतलब अगर मैं आरबीआई के बॉन्ड में रिस्क फ्री जगह पे पैसा लगाता हूं तो रिस्क फ्री का रेट 3% है, और जिस जगह मैं पैसा लगा रहा हूं वहां से मैं 10% कमा पाऊंगा। मेरी जो मार्केट रेट से अर्निंग है वहां से वो 10% की मुझे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। तो मैं ज्यादा कितना कमा पाऊंगा, वहां से कितना प्रीमियम ले पाऊंगा। तो इसलिए 3% लेस करके मैं चेक करूंगा तो पता चला 7% ज्यादा मिल रहा है मुझे। तो जो 7% मुझे ज्यादा मिल रहा है वो मेरा आकर्षण है। लेकिन अब मुझे अलर्ट रहना होगा कि इस आकर्षण के साथ रिस्क भी जुड़ी हुई है। तो मैं चेक करूंगा रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। तो पूरी मार्केट का जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो अलग होता है और एक कंपनी का रिस्क अलग होता है। मान लीजिए कि मार्केट में जो रिस्क चल रहा है वो उसको मेजर करने का तरीका होता है जिसको बीटा से यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। बीटा हमें बताता है मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क, यानी कि मार्केट से कितना रिस्क है। बीटा इस बात का सूचक होता है, आमतौर पे जो मार्केट का रिस्क होता है वो 1 उसको बेस मान लिया जाता है, और अब उसके कंपैरिजन में हमारी फर्म में कितना हमें रिस्क हो सकता है इसको देखा जाता है। मान लीजिए अगर हमारी फर्म, जिस फर्म में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें मार्केट में जो सिस्टमैटिक रिस्क है, तो वो तो हमारी फर्म को भी है, प्लस हमारी फर्म में कुछ और ज्यादा रिस्क है। तो मैं कहूंगा कि जो बीटा हो जाएगा, मान लीजिए जिस फर्म में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा लीवरेज है। ज्यादा लीवरेज का मतलब है कि उस फर्म में जो संभावना है वो प्रॉफिट अर्न करने की भी ज्यादा है और रिस्क भी उसमें ज्यादा संभावना है। तो ऐसे केस में हमारी फर्म का बीटा मार्केट से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए हमारी फर्म का बीटा गुणांक कहता है कि 1.2 है या 1.3 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट से ज्यादा वॉलेटिलिटी है हमारी फर्म के रिस्क में। तो जो रिस्क होता है वो प्रीमियम भी देता है, मतलब रिस्क रिवार्ड होता है। रिस्क कोई संस्था इसलिए लेती है क्योंकि उसको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जो फर्म ज्यादा रिस्क बियर करती है वो इसलिए बियर करती है क्योंकि उसको इनकम की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 का मतलब हो गया कि हमारी फर्म की इनकम मार्केट से ज्यादा भी हो सकती है, रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। तो बीटा अगर हमारा 1.2 है
अगर हमारा गुणांक 1.2 है और मार्केट का 1 माना जाता है, बेस लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी फर्म का जो गुणांक है वो ज़्यादा होगा। हमारी फर्म में प्रीमियम की जो उम्मीद है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं। अगर मान लो हमारी फर्म का अलग से कोई रिस्क नहीं है प्रोफाइल, तो जो मार्केट का प्रोफाइल है, जो मार्केट की रिस्क है, उसी का असर फर्म पे पड़ेगा। फर्म में अलग से कोई समस्या नहीं है, या फर्म में अलग से कोई लीवरेज नहीं है, या फर्म में कोई उच्चावचन नहीं है, फर्म में कोई नई चीजें नहीं होने वाली हैं, तो इसका मतलब फर्म का भी एक होगा। तो जो मार्केट के रिटर्न है वैसे ही फर्म के रिटर्न भी रहेंगे। अगर मान लीजिए हमारी फर्म के जो बीटा है वो 0.8 है, तो इसका मतलब है कि हमारी फर्म में जो उच्चावचन है वो कम होंगे मार्केट के कंपैरेटिवली, तो हमारा जो बीटा है वो कम रहेगा और इसमें हमारी इनकम की जो उम्मीद है वो भी कम रहेगी, क्योंकि रिस्क के साथ ही इनकम भी बढ़ती है। रिस्क जो होता है, रिस्की कैपिटल या रिस्की वेंचर जो होते हैं, उनसे प्रॉफिट की उम्मीद ज्यादा होती है, इसीलिए कोई संस्था रिस्क लेती है। अगर कोई संस्था रिस्क से बचना चाहती है तो उसकी जो अर्निंग है वो भी उसको कम से संतोष करना पड़ेगा। तो जो भी हमें बीटा दिया होगा वो इन कंपैरिजन टू मार्केट होता है, फर्म का बीटा। तो उस मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क को यहाँ पे यूज किया जाता है एक गुणक के तौर पे। और आरएम का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, यानी कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है रिस्क की। और आरएफ अगेन वही रिस्क फ्री रेट। तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए रिस्क फ्री रिटर्न है, दिया हुआ है मार्केट में 12%, मतलब अगर हम सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाएं तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 12% अर्निंग हो जाती है, तो ये रिस्क फ्री रेट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जहां मैं पैसा लगाना चाहता हूं वो मार्केट रिटर्न, वहां पे 16% की मुझे एक्सपेक्टेशन है, और बीटा कॉफिशिएंट हमारे फर्म के पोर्टफोलियो का जो है वो 1.5 है, यानी कि मार्केट से ज्यादा है। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम निकालेंगे अपने इन्वेस्टमेंट की, जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, या उस फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, वो फर्म अगर जानना चाहे तो उसका तरीका रिस्क फ्री रेट तो 12% है ही, प्लस यहाँ पे देखेंगे मार्केट से जितना ज्यादा हम प्रीमियम ले रहे हैं। तो मार्केट से ज्यादा हम प्रीमियम ले रहे हैं, कितना 16 हम ले रहे हैं, तो 16 माइनस 12 यानी कि 4 हम मार्केट से ज्यादा ले रहे हैं। इसको रिस्क, इसको प्रीमियम कहते हैं, यानी कि रिस्क प्रीमियम। हम रिस्क ले रहे हैं इसलिए हमको प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन अब इसमें कितनी वॉलेटिलिटी है 1.5 की, तो इंटू 1.5 इसमें कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू में 1.5 इंटू 4 ये आ जाएगा कितना 6, तो 12 प्लस 6 ये आ जाएगा 18%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली जा सकती है CAPM के माध्यम से।